कि बहुत सारे लोगों ने पीछे सुसाइड किए। इतना प्रेशर क्यों, इतना डिप्रेशन क्यों? पता कैसे चलता है कि यस ये पर्सन डिप्रेशन में है? क्योंकि बात में सिर्फ एक ही बात बचती है, काश। बंदा बहुत ज़्यादा उदास है, जिसको हम बोलते हैं सैडनेस ऑफ मूड। हर टाइम वो उदास है, 24 घंटे उसके अंदर उदासी है। मैम कितनी ऐसी रिलेशनशिप्स आपने ब्रेक होने से बचाई हैं? नहीं, मेरे पास ब्रेकअप के बाद आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास एंग्जाइटी लेके आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल एंग्जाइटी हो रही है, स्कूल जाने को मन नहीं करता उनका। थोड़े साल पहले जब मोबाइल नहीं आया था तो क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे? मैम बिल्कुल खाते थे। जो मदर्स रुलाकर धमकाकर मारकर मदर्स या टीचर्स अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर ये प्रॉब्लम, अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते तो कई बार जब ज़्यादा सिवेरिटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि सुसाइड आइडिएशन होने लग जाती है, बंदे के अंदर ख्याल आने लग जाते हैं कि अच्छा अब मैं कैसे अपने आप को सुसाइड करूं। रिलेशनशिप में बात करें, हर किसी के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि पहले तो उनको अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश करना है, और अगर वो उसके अलावा भी पॉकेट में पैसे बचते हैं फिर शायद वो आपको भी देने हैं, तो कितना का खर्चा आ जाता है ना। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे बारे में जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। आज हमारे साथ हैं ज़ेन ट्री के डायरेक्टर मिसिज सोनू अग्रवाल। मैं वेलकम करता हूं मैम आज आपका हमारे पॉडकास्ट में। सो मैम, बहुत एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसमें बारे में बहुत कम बात की जाती है, और स्पेशली जलंधर शहर में, जो कि बहुत छोटा शहर है कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो क्या सोच के मैम आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, और क्या सोच के आप ज़ेन ट्री को जलंधर में लेके आए हैं? ज़ेन ट्री को हमने स्टार्ट किया था 2022 में, एक ये विजन के साथ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएँ, जो हर सेक्टर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशनल सेक्टर में हैं, चाहे बच्चों को लेकर हैं, फैमिली को लेकर हैं, हर सेक्टर में हम उनकी हेल्प कर पाएँ। तो हमारे बेसिकली जो ज़ेन ट्री में 3 वर्टिकल्स हैं, मतलब सबसे पहले है जो बच्चों को हम रेमेडियल क्लासेस देते हैं। वो बच्चे जो ADHD हैं, आपने सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। फिर जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उस पे जो आमिर खान ने हमारी काफ़ी हेल्प कर दी है उस केस में। हाँ जी। कि उसने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है इस बारे में। उन बच्चों के पहले तो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो जब स्कूल्स में जाके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि हाँ ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या और उसके ट्रीटमेंट क्या है। देन जो लो IQ वाले होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट बच्चे बोलते हैं, उनके लिए ये सेंटर खोला गया था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेन करें ताकि अपनी वो लाइफ सक्सेसफुली जी पाएं। सो ज़ेन ट्री मैम 3 सेगमेंट में काम करती है। हाँ जी, आपने बताया। थ्री पहला सेगमेंट आ गया, आपने बताया ADH, बच्चों का, जो बच्चों का सेगमेंट है। हम सेकंड रेमेडियल सेगमेंट कौन सा क्लासेस है? देते हैं। सेकंड है जिसमें हम साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फैमिली इश्यूज हैं, उस पे हम उनको थेरेपी देते हैं। और तीसरा है करियर काउंसलिंग। ओके, करियर काउंसलिंग में जो क्या आ जाता है? जो करियर काउंसलिंग में जैसे 9th से लेके 12th तक के बच्चे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, और यहाँ ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे हैं, उनको अगर कोई भी अपने जो करियर चूज़ करना है उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। उनमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड असेसमेंट है, जिससे कि वो पता चलता है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा, और तो चांसेस हैं कि उस फील्ड में जाके वो सक्सेसफुल रहेगा। इस सारे सेगमेंट में अगर सिंपली बात हम डिप्रेशन की करें, तो डिप्रेशन की क्या कोई एज है? मतलब पता कैसे चलता है कि कोई सामने वाला डिप्रेशन में है? क्योंकि हमने बहुत एक्सट्रीम केसेस देखे हैं, स्पेशली जलंधर में देखे हैं, लोग विटनेस हैं इस चीज़ के कि बहुत सारे लोगों ने पीछे सुसाइड किए। बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, बहुत सारे कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हेल्प से उनको बचा लिया जाता है। पर इतना प्रेशर क्यों, इतना डिप्रेशन क्यों? पता कैसे चलता है कि यस ये पर्सन डिप्रेशन में है? क्योंकि बात में सिर्फ एक ही बात बचती है, काश हमें पता चल जाता, काश हमसे बात कर लेते। तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन यही है कि पता कैसे चलता है कि डिप्रेशन में है कोई? देखो, सबसे पहले कि बहुत सारे, हमें ये पता, बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं आजकल, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है। वो एक लिमिट के बियॉन्ड जब चल जाता है, उस बंदे से हैंडल नहीं हो रहा, और जब वो चीज़ उससे हैंडल नहीं हो रही और उसकी वो जो स्ट्रेस है उसकी अपनी लाइफ को हैम्पर हो रहा है, उससे उसकी आसपास वाले लोगों को, जैसे उसकी फैमिली मेम्बर्स को उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या उसका अपना वर्क लाइफ है, जो सोशियो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो हैम्पर हो रही है,
मैम कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हाँ, प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम है? मैं बताती हूँ। जैसे प्रॉब्लम क्या है कि बंदा बहुत ज़्यादा उदास है, जिसको हम बोलते हैं सैडनेस ऑफ मूड। हर टाइम वो उदास है, 24 घंटे उसके अंदर उदासी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उसका काम पे जाने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। उसका मतलब इतनी उदासी है उसके मन में, और फटीकेबिलिटी जिसको बोलते हैं थकावट। ये 3 प्राइमरी चीज़ें हैं कि एक थकावट हो गई, एक उसका मन उदास है, और उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। इतना उदास है कि जो चीज़ें पहले उसको बहुत अच्छी लगती हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना, घूमना फिरना, सब बहुत पसंद है, लेकिन अब कोई भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो मैम इसकी कोई एज भी है कि मतलब बच्चों को भी डिप्रेशन होता है कि किसकी कोई आजकल एज है? हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हमारे पास एंग्जाइटी लेके आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल एंग्जाइटी हो रही है, स्कूल जाने को मन नहीं करता उनका। अच्छा, बहुत मतलब ये भी anxiety- एंजाइटी है जो बच्चा मतलब ये फाइल कर रहा है एंग्जाइटी कि है स्कूल नहीं कि जाना मैंने? स्कूल हमारे पास अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में आई वाज शॉक्ड कि हमारे पास मोस्टली जो केसेस आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, रो रहे हैं। और मैम ये तो बच्चों की बात होगी, यूथ में क्या प्राइमरी रीजन रहते हैं? यूथ में देखो, आजकल टीनेजर्स को अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया। हमारे पास कॉलेज के इतने बच्चे आने लग गए हैं अब कि उनको रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं, कि रिलेशन है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब आप रिलेशनशिप काउंसलिंग भी हाँ जी, इसमें हाँ डील जी, करते हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग में मैम कैसे केस आपके पास आते हैं मतलब? जैसे मैं वही बता रही हूँ, ब्रेकअप हो गया, अच्छा, ब्रेकअप हो गया, पार्टनर ने चीट कर दिया, तो तो लोग आके आपसे डिस्कस करते हैं अपनी डिस्कस स्टोरीज? करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम कितने मैम सक्सेस रेट तो इसका नहीं होगा, तो कितना क्या फायदा होता है मतलब एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ कि मैं एटलीस्ट हाँ। प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उनके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो आप ही क्यों, आपके साथ ही क्यों सर, प्रोफेशनल का फर्क पड़ जाता है ना। ऐसा क्या डिफरेंस होगा जो मैं मानता हूँ मैम, जो दोस्त हैं अगर दोस्त से हर दिल की बात की जाए तो वो हर चीज का सोल्यूशन दे सकता है, हाँ, तो लेकिन बहुत दोस्त को सारी ना बता के ये, आपको क्यों? अब देखो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम घर पे भी दवाई ले सकते हैं, फिर हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास। एक कुछ अलग से कुछ होता है ना। तो मैम पता कैसे चलता है कि नहीं मुझे घर की दवाई नहीं खानी, मुझे डॉक्टर के पास तो मैं जाना है? वही देखो घर आपको की दवाइयाँ भी रीजंस, चलती मैं हैं। वही बता रही हूँ ना कि जब आपको ये लगे कि नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं जैसे अगर बच्चे की बात करें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो कॉलेज ही नहीं जा रहा, सारा दिन उसको लग रहा है मैं रूम में ही बैठी रहूँ। फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलने, लेकिन वो फ्रेंड्स से मिलने से मतलब उसका मन नहीं कर रहा कि मैं फ्रेंड्स के साथ भी मिलूँ। उसके साथ साथ उसकी डाइट डिस्टर्ब हो रही है, मतलब यहाँ तो वो ज़्यादा खा रहा है, यहाँ बहुत कम उसकी डाइट हो जाती है। ऐसे स्लीप या तो बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। फिर उसके साथ सुसाइड आइडिएशन बढ़ जाती हैं कि अच्छा, हाँ जी, अगर ये प्रॉब्लम, अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते तो कई बार जब ज़्यादा सिवेरिटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि सुसाइड आइडिएशन होने लग जाती है, बंदे के अंदर ख्याल आने लग जाते हैं कि अच्छा अब मैं कैसे अपने आप को सुसाइड करूं। मैम कितनी ऐसी रिलेशनशिप्स आपने ब्रेक होने से बचाई हैं? नहीं, मेरे पास ब्रेकअप के बाद आते हैं। सही है। तो तो कई मैम मैरिड बार, लोग तो आते हैं ना आपके पास? हाँ जी, मैरिड लोग, जैसे मैं बताती हूँ, जेंट्री में हमारे पास टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है। तो मेरे जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं वो खासकर ये फैमिली काउंसलिंग करते हैं। तो लेकिन हमारे पास केसेस आते हैं तो वो शी इज़ एक्सपर्ट इन फैमिली काउंसलिंग, तो उनको वो सारे सेशंस वो लेते हैं उनके। अगर सपोज एक मिडिल मैन है जो नॉर्मल एक्सपेंड ज़्यादा नहीं कर सकता, जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर, क्योंकि स्टूडेंट्स की अगर बात करें या रिलेशनशिप्स में बात करें, हर किसी के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि पहले तो उनको अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश करना है, और अगर वो उसके अलावा भी पॉकेट में पैसे बचते हैं फिर शायद वो आपको भी देने हैं, तो कितना का खर्चा आ जाता है मैम? तो मैं ये श्योर कर सकती हूँ आपको कि ये बहुत अगर आप अगर देखें तो कहीं फैमिली अगर डिनर करने जाती है उस उतना भी खर्चा नहीं आता। थोड़ा सा आप जेंट्री को और समझते हैं मैडम। हाँ जी। सो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस करूंगा आपको, सो मुझे जानना है उस बारे में। जेंट्री क्या है? सी जेन है, अगर हम जापानीज में देखें तो जेन मीन्स मेडिटेशन, आप समझ सकते हैं, काम, पीस। एक जेन का अगर मतलब समझें तो ट्री का मतलब पता ही है आपको, तो वो ट्री जो दूसरों को पीस दे, कामनेस प्रोवाइड करवाए, तो उस, और ट्री की जैसे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एंड इट इज़ ऑलवेज गिविंग, है ना, ट्री हमेशा देता ही है। तो वैसे ही ये अपनी डिफरेंट जेन ट्री भी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ लोगों को दे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। हम जेंट्री पे ट्रस्ट क्यों करें? देखो, जेन ट्री एक, मैं जो मानती हूँ कि हमारी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, प्रॉपर जो हमारे पास टीम है वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, एजुकेटेड है,
तो यही रीज़न समझती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा रीज़न ये लगता है कि हमारी इंटेंशंस बहुत क्लियर है, वी वांट टू गिव 100% टू पीपल। मिसेस सोनू अग्रवाल कौन है? अगर एज एन इंडिविजुअल मैं देखूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं शुरू से एक होता ना, एक आपका वैसा बैंड ऑफ माइंड होता है कि कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो ऐसा लगता था हाँ इसकी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूं। कई बार वो प्रॉब्लम वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बट ये स्टार्ट उस थॉट से हुआ, जैसे मैंने जेंट्री किया तो एक मन में ये रहता था लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हम अपना क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो जाए। जो मदर्स रुलाकर, धमकाकर, मारकर मदर्स या टीचर्स अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप देखें, अगर हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, आप अपने बच्चे का कैलिबर देखो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर उसके पीछे का कोई रूट कॉज तो नहीं है, कहीं वो कोई उसको कहीं, यही बात है, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं वो इन अटेंशन तो नहीं है जो हम बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कभी आपके बच्चों ने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है? कैसी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हो? देखो मैं आपको जो बताती आपको हूँ, लगा हो जब कि मैं हाँ। इस लाइन से पहले एज पेरेंट मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, अच्छा। और मैं एडमिट भी करती हूँ मैंने अपने बेटे को मारा भी हुआ है इस फील्ड में आने से पहले। तो मुझे लगता था मैं वही चीज़ें अब और पेरेंट्स को देखती हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता, अच्छा मैंने भी ये किया था। लेकिन अब मुझे तब बताने वाला कोई नहीं था, मैं इस फील्ड में आई तो मुझे नॉलेज होती गई, तो मुझे लगा कि हाँ वो चीज़ मेरा प्रोफेशन, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा है। तो मैंने जो उनकी अपब्रिंगिंग में मुझे ये जो मेरी पढ़ाई है या मेरा प्रोफेशन है, मुझे बहुत हेल्प मिली है इसकी वजह से। तो बच्चों ने भी आके हाँ शेयर करते हैं। मैम जहाँ मारने तक की बात है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं किसी बिजनेस के ना मीटिंग में गया, मार्केटिंग के बहुत अच्छे गुरु थे वो। तो उन्होंने बोला कि एक डायलॉग मारा उन्होंने कि यार देखो, पहले क्या होता था कि बच्चा गलती करता था तो दो चपेट लगाते थे तो सीधा हो जाता था। अब क्या हो गया कि प्यार ज़्यादा हो गया, रिलेशनशिप ज़्यादा हो गया, एजुकेटेड लोग ज़्यादा हो गए, अब वो प्यार ज़्यादा करने लगे, मारने से घबराते हैं और कुछ कहे तो कहते हैं। लेकिन जब वही बच्चा मार्केट में जाएगा, बड़ा होगा, दुनिया में जाएगा, तो दुनिया उसकी चपेड़े लगाएगी। तो इससे बेटर है कि अगर वो दुनिया थप्पड़ लगाए इससे पहले कि माँ बाप थप्पड़ लगा दें। तो अब ये एक बहुत डिवर्सिफाइड टॉपिक है। ये क्वेश्चन ये है, थप्पड़ माँ बाप को लगाना चाहिए कि दुनिया को लगाना चाहिए? नहीं, देखो जो आप थप्पड़ की बात कर रहे हो, माँ बाप वाले थप्पड़, वो फिजिकल है, वो वायलेंस है ना। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट इतना होना चाहिए बच्चे के लिए कि अगर बाहर से भी थप्पड़ पड़ रहे हैं तो बच्चे पे असर ना आए। ये बहुत अच्छी बात बोली मैडम आपने। हाँ, तो वो फैमिली से आता है, वो पेरेंट्स के थ्रू आता है। पेरेंट्स ने कैसे अब बच्चों को अपना अपब्रिंग करना है, उनको अपब्रिंगिंग करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर बच्चा नहीं मान रहा, मतलब अगर जिद कर देखो, रहा है, नहीं मान रहा, यही तो क्या बात करना है, मैं वही बताती हूँ आपको। जिद, अगर आपको पेरेंट्स को लग रहा है कि जिद नहीं मानने वाली, तो उसकी जिद नहीं माननी। वो कितने भी टेंट्रम्स थ्रो कर ले, पेरेंट्स को उसकी जिद नहीं माननी। वो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, चौथे दिन अपने आप उसको पता चल जाएगा मेरे रोने से मेरी जिद पूरी नहीं होने वाली। पेरेंट्स क्या करते हैं, आज रोया कल रोया, थर्ड डे उसकी वो चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, या वो जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है उसकी वो जिद पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स ने गिव इन नहीं करना, बजाय कि बच्चे की वो कंडीशनिंग करनी है कि आप जिद कर रहे हो, आप रो रहे हो, तो आपकी बात नहीं माननी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मदर ने हाँ बोल दिया है, फादर ना कर दे, फादर हाँ बोल रहा है, मदर ना कर रहे, तो दोनों को एक पेज पे रहना बच्चा पड़ेगा। मैम जब आपके सामने रो रहा हो तो कैसे, मतलब एक फादर में ऐसे फादर भी बोल दो, मेरा बेटा भी रोता है, हमारी ये अच्छी डिबेट होती है हमारे घर में इस चीज पे कि जब बेटा रोता है तो मैंने नहीं देखा जाता, मतलब कहना बहुत आसान है कि वो जितने मर्जी टेंट्रम करे कि उसको कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब हमें पता है कि उसने रोई जा रहा है, बच्चा रोई जा रहा है, उसको एक चीज के लिए जिद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स को तो उसमें देखो यही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि वो जिद फालतू की कर रहा है, मतलब रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो चीज़ आप पूरी नहीं कर सकते, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि आपने उससे अलग हो जाना है या उसको डांटना है उस टाइम पे कि तेरा काम ही यही है, रोज रोता है, तुझे यही चीज हर टाइम तेरा यही मैं मदर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलने लगा हूँ, मेरा बेटा खाना नहीं खाता।
जो मदर्स सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से परेशान होंगी जो ये वीडियोस देख रही है कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा। हाँ, तो अगर नहीं खाना खा रहा तो उस केस में वो क्या करें? उसको मार लगाएं, नहीं, उसको प्यार से समझाएं, क्या करें उस केस में? थोड़े बहुत तो बच्चे देखो टेंट्रम्स वो थ्रो करते हैं कि खाना नहीं खाना। आप ये हो सकता है कि इफ़ यू आर अ स्मार्ट मदर, क्रिएटिव हो, तो जो बच्चे को पसंद है वो आप न्यूट्रिशियस बना के बच्चे को खिला सकते हो। जो बच्चे को कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता ही होगा ना। और ये चीज़ करना कि टीवी दिखा के या मोबाइल दिखा के बच्चों को खिलाना, वो तो सबसे गलत बात है जो मदर्स करती हैं कि अच्छा मदर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हाँ आई जी, कैन रिलेट इट। हाँ लेकिन मेरा वो पॉइंट ये गलत है, है। आप मुझे ये बताओ, थोड़े साल पहले जब मोबाइल नहीं आया था तो क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे? मैं बिल्कुल खाते थे तब। मैंने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली गाय दिखा के खाना खिलाया हुआ है। मैं बच्चे को खाना खिलाते वक्त टीवी नहीं दिखाना, मोबाइल नहीं दिखाना, मैं एग्री करता हूँ, सब बोलते हैं ये, बट जो करता है ना उसको पता होता है उस पे क्या बीतती है, आई अंडरस्टैंड सोल्यूशन क्या है। कि कई बार ये चीज़ें बोलनी आसान है लेकिन करनी मुश्किल है। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि पहले टाइम में खिलाते ही थे ना। एक टाइम पे मैडम कितनी पेशेंस आप रख लोगे? पेशेंस लूज कर लेती हैं मदर्स, आई अग्री। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है हर मदर फेस करती है कि कितनी देर तक बच्चे के पीछे लगे रहेंगे। मुझे यहाँ पे लगता है कि एक तो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि सपोज हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, एक ही टाइम है, एक ही तरह का, नहीं तो क्या होता है बच्चे को ये बना दो, बच्चे को ये बना दो। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सब खा रहे हैं बच्चा वही खाए, उसको हमने ऐसा एनवायरनमेंट देना है। तो मैडम आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारा स्ट्रक्चर ही खराब है? जो हाँ, मतलब कि हम कहीं पे क्या रूम में खिला रहे हैं बच्चे को, टीवी दिखाते खिला रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो फोन दिखा के खिला रहे हैं, कभी कैसे खिला रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। हम कोई हमारा फिक्स्ड नहीं है ना, हम कैसे भी कई बार खिला रहे हैं। तो बच्चा छोटा है, जैसे आप उसकी कंडीशनिंग करोगे वो वैसी हो जाएगी। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज पे ही अगर हम चीज़ स्टार्ट कर दें कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये खाने का टाइम है, ये खाना है, तो बच्चा डेवलप करता है, वही हैबिट उसकी डेवलप हो जाती है। हम अभी कहीं वेकेशंस पे गए हुए थे, ब्रेकफास्ट हॉल होता है वहाँ पे, जैसे टेबल पे राउंड टेबल है, पेरेंट्स बैठे हैं, 3 बच्चे हैं, मतलब तीनों के आगे ऐसे फ़ोन में वो डूबे हुए हैं और मदर उनके मुंह में खाना डालती जा रही है। ये खाना तो नहीं है। मैम, इन लास्ट पॉडकास्ट में जो भी ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये मैंने पहले भी यही बोला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कीजिए, और नहीं है कोई आसपास शेयर करने वाले तो जेंट्री आइए। चलो, डेफिनेटली मैम। सो ये थे हमारे साथ मिसिस सोनू अग्रवाल, जिनका स्टार्टअप है जेंट्री, जिसमें ये क्योर करते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम जिनकी बात कोई नहीं सुनता, या जो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सो अगर आपको बात करनी है तो डेफिनेटली इनसे कर सकते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।